Hello friends, welcome back to CUT Safar BHU. As promised, we will continue our most expected series of most expected questions for various B.Ed examinations such as BHU B.Ed, CUT B.Ed, UP B.Ed and NCERT B.Ed. So friends, here we are with a fresh set of questions. इसमें आपके फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं, बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं, पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं और हिस्ट्री और कंप्यूटर। ये सीरीज़ ऐसे बनाई गई है जिसमें हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि सारे क्वेश्चंस अलग अलग फील्ड के जो आपसे पूछे जाएंगे वो आपको पता रहें। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये फिज़िक्स का क्वेश्चन है। फिज़िक्स के क्वेश्चन पिछले कुछ सीरीज़ से कम आ रहे थे, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि फ़िज़िक्स के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को ज़रूर बताए जाएँ। रेडियस ऑफ कर्वेचर से एक क्वेश्चन लगभग कंफर्म रहता है हर साल। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ प्लेन मिरर, देखिए कर्वेचर क्या होता है? कर्वेचर मतलब ये चीज़ होती है जो कर्व होता है किसी भी सरफेस का। जो कनकेव, ये क्या है? ये कनकेव मिरर है। ये क्या है? सॉरी, ये कॉनकेव लेंस है। और ये क्या है? ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो ये देखिए एक तरफ कर्व है, ये देखिए ये जो कनकेव मिरर है और कन्वेक्स मिरर है, एक तरफ इनका कर्व ज़रूर बना हुआ है, या अंदर की तरफ ये कर्व है या बाहर की तरफ ये कर्व है। तो यही जो कर्व है, इसी का जो डिग्री ऑफ कितने डिग्री पे ये मुड़ा हुआ है, इसी को कर्वेचर कहते हैं। तो प्लेन मिरर, तो देखिए प्लेन मिरर तो ऐसा होगा, इसमें तो कोई कर्व होता ही नहीं है, या कह सकते हैं कि, या यूँ कहें कि इसका कर्व तो इनफाइनाइट होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ प्लेन मिरर इज़ इनफाइनाइट। इनफाइनाइट इसका जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है किसी भी प्लेन मिरर का। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप इज़, एक ऐसा ब्लड ग्रुप जो सारे अदर ब्लड ग्रुप्स को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। क्या वो O पॉजिटिव है, क्या वो O नेगेटिव है, क्या वो AB पॉजिटिव है, या वो AB नेगेटिव है? तो इसका सही आंसर जो होगा, देखिए हम सभी को पता है कि यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप जो होता है वो O होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में दो दिया गया, एक O पॉजिटिव है और एक O नेगेटिव है। तो इसका क्या मतलब है? O पॉजिटिव का मतलब है कि ये O ब्लड ग्रुप है पर इसके पास RH एंटीजन भी है, प्लस का मतलब ये RH एंटीजन पॉजिटिव है। और O नेगेटिव, इसका मतलब कि इसके पास RH एंटीजन जो है वो नहीं है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि O तो है, O का मतलब कि जो हमारे सेल्स हैं उसके ऊपर कोई ना A एंटीजन है ना ही B एंटीजन है, ये दोनों तो नहीं है दोनों O में। लेकिन O पॉजिटिव में क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा एंटीजन, जिसे हम लोग RH एंटीजन कहते हैं, वो प्रेजेंट होता है। तो अगर ये एंटीजन, ये ब्लड ग्रुप हम लोग O पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप किसी ऐसे ब्लड में चढ़ा देते हैं, किसी ऐसे इंडिविजुअल को चढ़ा देते हैं जिसके पास RH एंटीजन नहीं है, तो कोगुलेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक एंटीजन नहीं है, एक के पास एंटीजन है, एक के पास एंटीजन नहीं है। तो अगर जिसके पास एंटीजन नहीं है RH वाला, उसको हम लोग O पॉजिटिव चढ़ा देते हैं, तो AB से तो रिएक्शन नहीं होगा, A एंटीजन B एंटीजन से तो नहीं होगा। लेकिन जो RH एंटीजन है, जो एक्सटर्नल एक एंटीजन बनकर आएगा, उसको क्या है, जो रेसिपिएंट की बॉडी है उसको एक फॉरेन एंटीजन की तरह देखेगी, एक फॉरेन मटेरियल की तरह देखेगी और एक अपना इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर देगी। इस इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से उसमें पूरा ब्लड कोगुलेशन हो जाएगा और ब्लड का थक्का जमने से उसकी मौत तक हो सकती है। तो O पॉजिटिव आंसर नहीं होगा, इसका आंसर O नेगेटिव होगा। O नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है ये यूनिवर्सल डोनर है। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसे कहते हैं? यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप, ये भी याद रखिएगा। ये AB पॉजिटिव को कहते हैं। किसे? AB पॉजिटिव। क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए इसके पास A एंटीजन भी है, इसके बाद B एंटीजन भी है, इसके पास प्लस एंटीजन भी है। इसका मतलब कि ये A एंटीजन अगर बाहर से आएगा तो भी उसको रिकॉग्नाइज करके उसके खिलाफ इम्यूनिक रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करेगा। अगर B एंटीजन का भी देंगे तो भी वो जो है
उसको अपना ही मानेगा और इम्यूनिक रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करेगा। और इसको अगर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप भी देंगे, मतलब RH ब्लड ग्रुप, RH एंटीजन भी अगर बाहर से आता है तो उसे वो अपने बॉडी का ही पार्ट मानेगा और उसके खिलाफ इम्यूनिक रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करेगा। तो इसलिए जो है AB पॉजिटिव जो होता है ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप होता है। तो इन दोनों चीज़ को आप याद रखिएगा। और ये मिलाने की ज़रूरत कब पड़ती है कि हम लोग ब्लड ग्रुप मिलाते हैं। तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि जब विमेन जो है वो चाइल्ड बर्थ करती है तो उसका कभी कभी बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, तो उस टाइम इसको ब्लड ग्रुप जो है वहाँ पे मायने रखता है, क्योंकि उसको तुरंत ब्लड चाहिए रहता है और ब्लड ना मिलने से उसके साथ कुछ भी हो सकता है। तो उस समय ज़रूरी रहता है उसको कि हम लोग तुरंत खून दें। तो खून देने में ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखते हैं कि उसके पास जो एंटीजन है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, उसमें कौन से एंटीजन हैं, ताकि वही ब्लड ग्रुप जो है हम लोग उसको चढ़ाएँ। बेस्ट होता है कि अगर किसी के पास O नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो वो दे दिया जाए, लेकिन अगर O पॉजिटिव भी है तो आजकल ऐसे केमिकल्स आ गए हैं जिससे RH पॉजिटिव एंटीजन का जो काट है, जो अगर जो रेसिपिएंट है वो RH नेगेटिव भी है तो उसको अगर वो केमिकल्स हम लोग दे दें तो हम लोग उसको RH पॉजिटिव का ब्लड ग्रुप भी चढ़ा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो एक तो हो गया कि चाइल्ड बर्थ के समय काम आता है, दूसरा एक्सीडेंट केस में बहुत काम आता है। अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है और उसका बहुत ब्लड लॉस हो गया है तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उसको तुरंत खून चढ़ाया जाए। तो उस केस में जब ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होता है उस समय इन सब चीज़ों का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब आते हैं अपने इंग्लिश के क्वेश्चन पे। मीनिंग क्या है इन दो शब्दों का? एक तो इंडोलेंट तो एक शब्द हो गया, और ऑयली टंग कह सकते हैं एक तरीके का ईडियम हो गया। तो इन दोनों का मीनिंग क्या है? देखिए इंग्लिश का जो है आपका एक अलग से सेट होता है, अलग से एक क्वेश्चन का 50 क्वेश्चन का एक पूरा सेट रहता है, तो इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। खासकर जो हमारे दोस्त हिंदी मीडियम वाले हैं वो तो बिल्कुल ही इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप लोग सब चीज़ में अच्छा कर लेंगे, लेकिन अगर इंग्लिश में कुछ नंबर आप बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे, निल हो जाएंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आपका जो मेरिट ओवरऑल है वो बहुत कम हो जाएगा। और जानते हैं कि यूपी बीएड खासकर जो एग्ज़ामिनेशन है उसमें सिर्फ 10,000 सीट है, और अप्लाई करने वाले जो बच्चे होते हैं वो हम लोग जानते हैं कि वो लाखों की संख्या में होते हैं। 10 लाख बच्चे या 15 लाख बच्चे देते हैं और उसमें सिर्फ 10,000 को गवर्नमेंट सीट मिलती है। तो कोई भी सेक्शन को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वैसे BHU में अगर आप देख लें तो BHU में 30 सीट या 35 सीट है बीएड में सारे स्ट्रीम्स में, तो कोई भी हम लोग सेक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ज़रूरी हो जाता है कि सब चीज़ का नॉलेज हम लोग के पास हो, और ऐसे ही नॉलेज आपको प्रदान करने के लिए हम लोग ये सीरीज़ चला रहे हैं। तो सब्सक्राइब करके रखे रहें इस चैनल को, बेल आइकन दबाए रहें जब भी वीडियो आएगा, ताकि आपको पता चल जाए। इंडोलेंट का मतलब क्या होता है? इंडोलेंट का मतलब होता है कि आलसी हो, लेज़ी। इंडोल मतलब आलसी, लेज़ी या इनएक्टिव बोल सकते हैं आपको। इसका सिनोनिम इनएक्टिव भी है। इंडोल का मतलब लेज़ी होता है। देखिए इसी से मिलता जुलता एक शब्द होता है इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब होता है जो रूड होता है, जो बहुत ही एग्रेसिव होता है, जो थोड़ा आप कह सकते हैं कि बदतमीज़ टाइप का जो आदमी होता है, उसे हम लोग इंसोलेंट कहते हैं। देखिए सिर्फ एक शब्द का अंतर है, इसमें डी है उसमें एस है, लेकिन मीनिंग जो है वो एकदम अलग है। दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं, दोनों एकदम दे आर बोथ वर्ड्स आर डिस्टिंक्टली अपोजिट। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। तो इंडोलेंट का मतलब जो होता है वो लेज़ी होता है, और इंसोलेंट का मतलब जो होता है, जो किसी रूड पर्सन को हम लोग कहते हैं, वो होता है ऑयली टंग। ऑयली टंग का मतलब जो बहुत बड़ा चापलूस हो, जो चापलूस लोग जो होते हैं उसका क्या कहते हैं? ऑयली टंग है, कि बहुत ज़्यादा ये मक्खन लगा रहा है, ऐसा हम लोग कहते हैं ना। तो ऑयली टंग वैसे आदमी को कहते हैं। फ्लैटरिंग, जो फ्लैटर करे बहुत। फ्लैटर मतलब जो बहुत नमक पानी लगाए उसको कहते हैं फ्लैटरिंग, या चापलूस जिसे कहते हैं हम लोग नॉर्मल बोलचाल की भाषा में, उसे हम लोग ऑयली टंग कहते हैं। अब चलते हैं अपने जो पॉलिटी का क्वेश्चन है उस पर। मिनिमम एज टू बिकम एन MP इन लोकसभा। लोकसभा में आपको MP बनने के लिए मिनिमम कितनी एज चाहिए? क्या वो 21 साल के आप होने चाहिए, 25 साल के होने चाहिए, 35 साल के होने चाहिए, या 30 साल के होने चाहिए? फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर जो होगा वो 25 साल होगा। मिनिमम एज आपकी 25 साल होनी चाहिए ताकि आप लोकसभा के MP बन सकें। ठीक है, देखिए MP बनेंगे तो आप मिनिस्टर भी बन सकते हैं। ठीक है, तो मिनिस्टर बनने के लिए भी जो मिनिमम एज है वो 25 साल आप कह सकते हैं। 21 साल क्या होती है, किस चीज़ की मिनिमम एज होती है? जो पंचायती चुनाव होते हैं, पंचायत के जो चुनाव होते हैं, पंचायत
पंचायत के जो चुनाव होते हैं उसमें आपको मिनिमम 21 साल उम्र चाहिए होती है उसमें खड़े होने के लिए। 35 साल ये चाहिए होती गवर्नर या राष्ट्रपति बनने के लिए। गवर्नर या प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम 35 साल चाहिए होता है। और राज्यसभा में जाने के लिए आपको मिनिमम 30 साल आपकी एज होनी चाहिए, तभी आप उस हाउस का पार्ट हो सकते हैं। देखिए हम लोग जो है अब आप लोग जो है अब बीएड के उसमें आने वाले क्षेत्र में आने जा रहे हैं, तो इस फील्ड को हम लोग एजुकेशन फील्ड कहते हैं। तो एजुकेशन फील्ड के बारे में हर नॉलेज आपको होनी चाहिए। ऐसे ही एजुकेशन जो फील्ड होती है, जैसे हम लोग के जो कंट्री है उसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो यूनियन गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, जिसके हम लोग सेंट्रल लिस्ट कहते हैं। कुछ चीज़ों पे जो राज्य सरकार है वो कानून बनाती है, तो ऐसे चीज़ों को, ऐसे सब्जेक्ट्स को हम लोग स्टेट लिस्ट के अधीन मानते हैं। कुछ ऐसे नियम कानून होते हैं जिस पर राज्य सरकारें भी और केंद्र सरकारें दोनों नियम और कानून बना सकते हैं। इसे हम लोग कॉन्करेंट लिस्ट में अंडर ऐड करते हैं। तो हम लोग का एजुकेशन है जिसमें अभी आप लोग आने वाले हैं, भावी आप लोग अध्यापक होने वाले हैं, तो एजुकेशन फील्ड में आने वाले हैं। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि जो एजुकेशन फील्ड है उस पर कौन कौन नियम और कानून बना सकता है। क्या वो सेंट्रल लिस्ट, क्या वो केंद्र सरकार सिर्फ कानून बना सकती है, या फिर राज्य सरकारें बना सकती हैं, या दोनों बना सकती हैं। तो फ्रेंड्स ये चीज़ आप याद रखिएगा, जो हमारा शिक्षा क्षेत्र होता है ये बहुत ही डाइवर्स क्षेत्र है। किसी एक को मोनोपोली दे देना कि नहीं भाई चलिए सेंट्रल ही बनाएगा या स्टेट ही बनाएगा, तो ये चीज़ जो थोड़ी है मोनोपोली टाइप की हो जाएगी। तो इसीलिए इसको कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है। इस पर राज्य सरकारें भी कानून बना सकती हैं और केंद्र सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं शिक्षा पे। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, कॉन्करेंट लिस्ट में अगर किसी एक कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट में राज्य सरकार ने भी कोई कानून बनाया किसी राज्य के, और केंद्र सरकार ने भी बना दिया, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो कानून बनाई हैं वो एकदम अलग अलग हैं, एक कह रहा है कि ये होना चाहिए और एक कह रहा है कुछ और होना चाहिए, उसका जस्ट अपोजिट, तो हमेशा जो पार्लियामेंट का कानून है, हमेशा जो केंद्र सरकार का कानून है वो हमेशा ऊपर माना जाएगा, और राज्य सरकार का जो वो नियम कानून रहेगा वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। देखिए अब हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये आपके लिए। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन आना शुरू हो गए हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, जो जब से एनटीए ने पेपर लेना शुरू किया है बीएचयू बीएड का खास करके, उसने पूरा पैटर्न बदल दिया है। टीचिंग एप्टीट्यूड के जहाँ 70 क्वेश्चन आते थे, 60 क्वेश्चन आते थे, अब वो 7 या 6 क्वेश्चन हो गए हैं, और ऐसे क्वेश्चन आना शुरू हो गए हैं। तो जब तक आप समझ लीजिए कि ये सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम नहीं रह गया बीएचयू बीएड या फिर कोई भी बीएड या सीयूईटी बीएड, एनसीईआरटी बीएड, ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम बन गया है। जैसे एक कंपटीशन इसमें प्रॉपर हो गया है, सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम नहीं है कि आप एंट्री ले लें, इसमें बहुत कंपटीशन बढ़ गया है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। गीत गोविंद किसने लिखा, ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, आप देख लीजिएगा। तो गीत गोविंद का जो ऑथर है वो कौन है, तो गीत गोविंद जो है वो जयदेव ने लिखी थी। किसने? जयदेव। गीत गोविंद जो है वो जयदेव ने लिखी थी। राजतरंगिनी जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, उसके ऑथर कौन है? उसके ऑथर जो हैं वो कलहन है। कौन है? कलहन। राजतरंगिनी कलहन साहब ने लिखी है। राजतरंगिनी कलहन, ठीक है। देखिए अब फिर से हमारा साइंस का क्वेश्चन फिर से हम लोग ले आए हैं। एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और हर साल पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ये हर साल किसी ना किसी बीएड एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। ऐसा कौन सा एसिड है जो फूड प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो खाना पैक होता है, आप कभी ये सोचें जो पैकेज खाना होता है वो इतने देर तक सर्वाइव कैसे करता है। नॉर्मल खाना आप खुले में अगर छोड़ दें तो वो 1 दिन 2 दिन, गर्मी का टाइम हो तो आधे दिन भी, कभी कभी ठंडी का टाइम हो तो कभी कभी 4 दिन या 5 दिन चल जाता है। लेकिन जो पैकेज्ड फूड आइटम होता है आप देखेंगे कि सालों साल, कुछ तो 6 महीने चलते हैं। तो आखिर उसमें ऐसी क्या बात हो जाती है कि वो 6 महीना चल जाता है और नॉर्मल जो फूड है वो तुरंत ख़राब हो जाता है। तो फ्रेंड्स आंसर ये है कि उसमें एक प्रिजर्वेटिव डाला जाता है। उस प्रिजर्वेटिव का नाम क्या है? तो उस प्रिजर्वेटिव का जो नाम है वो बेंजोइक एसिड है। क्या है? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड एक प्रिजर्वेटिव है। और ये जो हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, जिसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स भी बोलते हैं, उसमें ये फॉस्फोरिक एसिड होता है। कौन सा होता है? फॉस्फोरिक एसिड।
कोल्ड ड्रिंक्स में फॉस्फोरिक एसिड होता है, कोल्ड ड्रिंक्स में फॉस्फोरिक एसिड होता है। साइट्रिक एसिड साइट्रस फूड में होता है, जैसे लेमन हो गया हमारा, ऑरेंजेस हो गया। और साइट्रिक एसिड जो होता है और साइट्रिक फूड्स जो होते हैं उसमें विटामिन सी भी बहुत अधिक मात्रा में होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। एसिटिक एसिड जो हमारा आप कह सकते हैं कि इसका फॉर्मूला जो होता है CH3COOH होता है। ये फॉर्मूला इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल इसका एसिटिक एसिड का फॉर्मूला बहुत पूछा जा रहा है, तो इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा कि CH3COOH एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन मैंने डाल रखा है। क्यों ऐसा ही क्यों डाला है, वर्ल्ड वाला ही क्यों डाला है? क्योंकि वर्ल्ड के ही क्वेश्चंस आपके आते हैं। देखिए अभी आपको क्या करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर, तो जितनी ज़रूरत है आप उतने पढ़िए, क्योंकि टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं। तो जितना एग्ज़ाम में आता है उस पर फोकस्ड होकर पढ़ें, तभी आपका एग्ज़ाम निकलेगा। नहीं तो आप फिर पढ़ते ही रहिए, पढ़ाई का तो कोई और छोर है नहीं। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हम लोग यहाँ बता रहे हैं। कोई डाउट हो आपको कि किस टाइप का क्वेश्चन और आएगा, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ लिखा है 100, 81, 64, 49। आप कहेंगे अच्छा इसके बाद क्या आना चाहिए? आप एक इसमें ट्रेंड पहचानिए कि 100 जो है वो 10 का स्क्वायर है, 81 जो है 9 का स्क्वायर है, ये जो है 64 ये 8 का स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर है। तो 10 का स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर। अब इसके बाद ऑटोमेटिकली 6 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। आंसर आपका 36 हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। और देखिए कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी देखिए, कंप्यूटर जो है आपको कुछ कुछ बेसिक जो है ज़रूर पता रहे। कंप्यूटर बहुत डीप तो नहीं आता है, पर इससे क्वेश्चंस रेगुलर बेसिस पे बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब देखिए जो टीचिंग एस्पेक्ट भी हो गया है, ये सिर्फ पेन कॉपी बोर्ड इस पे नहीं रह गया है। अब ये हर चीज़ डिजिटल जैसे हो रही है, तो एक शिक्षक से भी ये एक्सपेक्ट किया जाता है, और एक बीएड स्टूडेंट से भी, और एक नॉर्मल एक सिटीज़न से भी ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि बेसिक कंप्यूटर चीज़ें आप जानें। जैसे इंडिया हमारा बहुत तेज़ी से डिजिटलाइज हो रहा है, तो उसी का जो कह सकते हैं इफेक्ट है वो हमारे क्वेश्चन पेपर में भी दिख रहा है कि कुछ क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जा रहे हैं, ताकि ये देखने के लिए आपको बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पता है कि नहीं। जब आपको कंप्यूटर पे काम करने के लिए दिया जाएगा तो आप उसे ऑपरेट कर पाएंगे या नहीं, ये सब कैसे पता लगाया जाएगा? ये सब प्रैक्टिकल तो आपको करवा नहीं सकते हैं, इसलिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस देख करके आपको ज़रूर पता लगाते हैं। तो HTML का फुल फॉर्म पूछा है और QR का फुल फॉर्म पूछा है। तो HTML का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और QR जैसे होता है ना कि हम लोग जो QR कोड्स लगे रहते हैं दुकानों पे, उसको हम लोग स्कैन करके फिर उस पर पैसा भेजते हैं, या फिर कोई प्रोडक्ट पे QR कोड लगा हुआ है तो गूगल स्कैनर से हम लोग उसको स्कैन करके उसके बारे में डिटेल पता लगा लेते हैं। तो इस QR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो होता है इसका QR का फुल फॉर्म क्विक रिस्पॉन्स, क्विक रेस्पॉन्स कोड। QR कोड कहते हैं ना हम लोग इसे। तो QR का फुल फॉर्म होता है क्विक रेस्पॉन्स कोड। तो फ्रेंड्स ये थे आज का हमारा पूरा एक फ्रेश सेट ऑफ क्वेश्चंस, जिसमें हम लोगों ने बहुत ढेर सारे अलग अलग टाइप के वेरियस फील्ड्स के क्वेश्चन करने का प्रयास किया है। कुछ क्वेश्चंस फ्रेंड्स मैं आपको और बताना चाहूँगा इसके अलावा। जैसे ये पूछा जाता है कि मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ कि देखिए कांग्रेस का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, उसमें से सेशन से क्वेश्चन बहुत आ रहा है। तो सबसे पहले ये पूछा गया था कि जो कांग्रेस स्प्लिट हुआ था वो कौन से सेशन में हुआ था। कांग्रेस हम लोग जानते हैं कि नरम दल और गरम दल में बट गई थी, दो अलग अलग धड़े हो गए थे। ये किस टाइम हुआ था? तो ये हुआ था सूरत स्प्लिट में, सूरत सेशन में जो है कांग्रेस दो धड़ों में बट गई थी। फिर पूछा जाता है कि ये जो कांग्रेस दो धड़ों में बट गई थी ये वापस मिली कब? तो इसका आंसर जो है वो लखनऊ में मिली थी। लखनऊ पैक्ट हुआ था, वहाँ पे जो दो धड़े अलग हो गए थे कांग्रेस के, ये दो धड़े वापस एक हो गए। कौन से सेशन में? आप कह सकते हैं कि जो लखनऊ सेशन हुआ था उसमें। फिर कहते हैं
कि जो इंडिपेंडेंस की बात हुई थी कि हम लोग को पूर्ण स्वराज चाहिए, वो किस टाइम किया गया था? तो वो जो है वो लाहौर सेशन में किया गया था। लाहौर सेशन में रावी नदी के किनारे वो करा गया था। फिर जो सबसे पहले हम लोगों ने इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे आप अपना कह सकते हैं बनाया था, वो कौन से सेशन में बनाया था? वो हम लोगों ने कराची सेशन में बनाया था 1930 में, 26 जनवरी 1930। इसके आपसे कराची सेशन 1930 के आपका जो है प्रेसिडेंट पूछ लिया जाता है। उसमें जो आपके प्रेसिडेंट थे वो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और लाहौर सेशन के जो हमारे प्रेसिडेंट थे वो नेहरू जी थे। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कांग्रेस का ऐसा कौन सा सत्र था जिसमें गांधी जी ने उस सेशन को प्रेसाइड किया था? तो 1924 में बेलगांव सेशन हुआ था। ये एक लौता सेशन था जिसमें गांधी जी ने प्रेसिडेंसी संभाली थी, प्रेसिडेंट बने थे। फिर पूछा जाता है कि 1938 और 1939 ये 1938 जो हरिपुरा और त्रिपुरी सेशन जो है ये किसने संभाला था? तो ये दोनों सेशन जो हैं ये हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने संभाला था। तो पूछा जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा सेशन संभाला था? तो 1938 का हरिपुरा और 1939 का त्रिपुरी। हरिपुरा और त्रिपुरी सेशन जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी के अंडर में हुआ था, उनके प्रेसिडेंटशिप में हुआ था। और ये जैसे आप ये देख सकते हैं कि हम लोगों ने ऐसे ही लेक्चर वाइज कांग्रेस का लगभग पूरा सत्र जितना था उसको हम लोगों ने कवर कर लिया 1900 से लेकर के 1945 के बीच में। तो ये सब क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, इन सब क्वेश्चंस पे आप ध्यान ज़रूर रखे रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक फ्रेश सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखें। हैप्पी होली और इन्जॉय करें। मिलते हैं होली के बाद। थैंक यू सो मच।